जो ऑलरेडी इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है, जो पूरा हिंदुस्तान मानता है कि प्रेशर के तहत में जो भारत ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, जिसका नुकसान बैक होम पूरे कंट्री में हमारे एग्रीकल्चर, खासकर जम्मू कश्मीर, उसमें वर्स्ट इफेक्ट होगा। क्योंकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, जो देश दुनिया के मार्केट्स में जाता था, उस पर हैवी टैक्स लगेगा अमेरिका की तरफ से, और जो अमेरिका का प्रोडक्ट प्रोड्यूस है वो टैक्स फ्री होगा, जो इंडियन मार्केट को पकड़ेगा। और लाखों 1000 करोड़ उसका ऑलरेडी डील है। अभी तो उस डील की चर्चा ही चल रही, शायद फॉर्मली इसी महीने उसमें साइन होने की बात है। और मीनवाइल जो आप ये बता रहे हो कि एफटीए बिटवीन इंडिया एंड यूके, तो इसमें भी एहतियात के साथ काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने भी बाहरी मुल्क है वो चाहते हैं कि इंडियन मार्केट को हम ऑक्यूपाई करें, उनके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में सस्ते रेट में आए, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो महंगे रेट में जाए। अब चूंकि अभी उसमें डिटेल्स तो आए नहीं है, जब एग्रीमेंट होगा तो पूरा नज़र रखा जाएगा उसमें। किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री हो या कॉमर्स मिनिस्टर हो, जब वो एग्रीमेंट करता है इस तरह का, उसको अपने मुल्क के अंदर के लोगों का ख्याल रखना होता है। वरना अगर जिस तरह से यूएस डील पका रहे हैं, अगर उसी तरह से यूके डील भी हुआ, तो फिर हमारा मार्केट बैठ जाएगा, हमारा किसान बैठ जाएगा और हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। मीर साहब, बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है 12 साल का जो मोदी का अभी जो चल रहा है, बोला कि 12 साल में हमने बहुत कुछ अचीवमेंट किया, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, कोविड से भी हमने लड़ा, तो अगर ऐसे कुछ डील्स होगी तो हम लड़ेंगे। कांग्रेस इसको कैसे देखती है? देश के लोगों ने लड़ा, उसमें सरकारों का ज्यादा रोल नहीं रहा। अगर आप कोविड की बात देखेंगे तो उसने कितना नुकसान देश को किया, और उसके मतलब जो इम्पैक्ट्स है वो अभी भी है। आप पूरे देश में देख लीजिए, यंग जनरेशन के लोग मतलब विद इन सेकंड्स डेथ हो रहे हैं, और एक रिसर्च के मुताबिक वो कोविड इंजेक्शंस का इम्पैक्ट है, या तो हार्ट अटैक है या ब्रेन हेमरेजेस है, सेकंडों में मर। और ख़ासकर कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा आप हर रोज़ सुनते होंगे। तो उसी तरह से मतलब जो अभी सिंदूर का ये ऑपरेशन हुआ है, वो भी मैं समझता हूँ कि उसने भी देश के इकानमी को झटका तो दिया ही है। और अल्टीमेटली अभी ईरान अमेरिका हुआ, जिसको लगातार हमने कहा वो अनवांटेड युद्ध था। अभी जो एग्रीमेंट फिर वापस एक सलाह एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ, उसमें वही लफ्ज़ है जो पहले ऑलरेडी मतलब चल रहे थे। ईरान ने पहले से ही कह रखा था कि हम न्यूक्लियर तैयारी नहीं करेंगे, मगर अपने देश के इंटरनल डिफेंस के लिए तो हमें हक बनता है। आज भी जिस पर अब ट्रंप साहब सीना मतलब बजा रहे हैं, तो आज भी तो एग्रीमेंट वही हुआ। आज भी ईरान वही कह रहा है, ठीक है न्यूक्लियर की ओर हम पहल नहीं करेंगे, बट इंटरनल डिफेंस की हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो फिर बीच में ये 4 महीने का युद्ध, इतना खून खराबा क्यों? उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? और फिर पूरे दुनिया में जो ट्रेड का नुकसान हुआ, जो सप्लाईज का नुकसान हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो एक मतलब हवाई अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए मामलात कुछ और आ रहे थे इंटरनेशनली, उनको उनसे डाइवर्ट लोगों का अटेंशन करने के लिए युद्ध ठोका गया, और फिर इतना खून खराबा किया गया, इतना इकोनॉमिकल डैमेज हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमारे देश पर भी हुआ। अब आपने देखा 3 महीने अगर भारत सरकार ने किसी वजह से प्रेशर सस्टेन किया, मगर ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे 5 स्टेटों का चुनाव होगा महंगाई बढ़ जाएगी, और हुई। पेट्रोल का कीमत कहाँ पहुँचा, डीजल का और गैस का कहाँ पहुँचा, उसका आम इंसान पर असर पड़ता है। तो इसलिए इन चीज़ों को मतलब सोच समझ के ही मुल्कों को फैसला करना चाहिए। तो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, करते हैं, वो तो एक बना हुआ फार्मूला है, पर उसके बावजूद इसी 12 साल में करीब 75 बार पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ, दूसरे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, बैकडोर से अपॉइंटमेंट्स हुए, करप्शन लेकर के अपॉइंटमेंट्स हुए। ये सारी हमारे देश के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ है, और
अब मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश का नौजवान ये सह पाएगा। आपने भी रिसेंटली देखा, 3 दिन पहले कोटा में राहुल गांधी जी ने नौजवानों की गूंज में हिस्सा लिया। आपने देखा वहाँ थाउजेंड्स ऑफ नौजवान जो बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की। और आजकल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो राहुल जी डिबेट मांगते हैं, नौजवानों से डिबेट मांगते हैं, ये जब तक कोई सॉलिड और कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनेगी और ट्रांसपेरेंसी इसमें इस्तेमाल नहीं की जाएगी, तब तक ये देश के नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ धोखा है। ये सारे एग्जाम ये साहब जैसे क्या है, जो स्कीम जिस तरह जो पेसमेकर स्कैम, अच्छा ये जो मेडिकल कॉलेज से, देखो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज की पिछले साल भर से कई खबरें आई, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी रियासती सरकार को मतलब ज़बरदस्त स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स केयर भी ठीक से नहीं मिलता है। कई सारे एग्जाम्पल्स अभी मतलब उल्टी आने पर पेशेंट वहाँ दर्ज हुआ, 2 दिन उसको ग्लूकोज लगा के रख लिया, अल्टीमेटली एंड में उसकी जब डेथ हुई तो हार्ट अटैक। तो अगर हमारे डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को इतना नहीं पता है, इतना नॉलेज नहीं है कि अब वो पेरेंट्स हाथ ऊपर करके रो रहे हैं, इस तरह के रोज़मर्रा के मतलब हादसात वहाँ पर है। हमारे डॉक्टर इतने हैवी खर्चे पर सरकार उनको डॉक्टर बनाती है, एक्सपर्ट बनाती है, उसके बाद जो आम गरीब आदमी है अगर उसको वो केयर ठीक से नहीं कर पाते हैं तो अल्लाह ताला के पास उनको भी जवाब देना है। और इस हेल्थ केयर सेक्टर को, एजुकेशन को थोड़ा मैं अपील करूंगा आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर से, उसको क्लोजली ज़ाती तौर इन 2 सेक्टरों को नजर रखनी चाहिए। मीर साहब, जिस तरीके से शिवसेना पार्टी में 6 एमएलए जो है, 6 एमपी से वो छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, ये भी न्यूज आ रहे हैं कि सेपरेट हो रहे हैं समाजवादी पार्टी, कैसे आप इसको देखते हो? देखो कुछ भी मुमकिन है। मेरे को पिछले 1 महीने से पूछा जा रहा है कि टीएमसी के एमपी भाग रहे हैं, टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं, या एमएलए भाग रहे हैं। अब नौबत आई शिवसेना पर, कल आएगी इसमें समाजवादी पर। ये बेसिकली पार्टियों से भाग नहीं रहे हैं, वो अपने अपने पार्टियों में सेटिस्फाई हैं। मगर ये जो वॉशिंग मशीन लगा रखी है कि जिस तरह से एजेंसीज को पीछे लगा रखा है, इनको तोड़ फोड़ के लाया जा रहा है। आप अनकरीब देखेंगे कि जो टीएमसी के 20 एमपी गए, 60 एमएलए गए, थोड़ा सा टाइम गुजरने दीजिए, देश का हवा बदल दीजिए, वो वापस अपने घरों में होंगे। इसी तरह से शिवसेना का, चूँकि पिछले सेशन में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो डिलिमिटेशन का मामला पार्लियामेंट में लाया था और वुमेन रिजर्वेशन का, तो अगर 3 साल पहले उसने यही मसवदा लाया, तब अपोजिशन ने कहा था कि आप इसको लागू करो। 2011 के सेंसस के मुताबिक 543 हमारे सीटें हैं, उस पर लागू करो। तब कहा कि नहीं, जब तक मर्दमशुमारी नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक वो मैं रिजर्वेशन लागू नहीं करेंगे। तो अब 2 साल 3 साल के बाद कौन सा सेकंड थाट आया कि नहीं, अब इसी वक्त हम डिलिमिटेशन भी लागू करें, सीटें इंक्रीज करेंगे विदाउट मर्दमशुमारी, तो उसके बाद वो मैं रिजर्वेशन करेंगे। वो जब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उसका फेल हुआ, अब वो उसने ठान रखी है कि मुझे पार्टियों को तोड़ फोड़ करके शायद 2027 से पहले वापस उसको डिलिमिटेशन, सीटें इंक्रीज करने का और महिला रिजर्वेशन लागू करने के टारगेट को लेकर वो चल रहा है। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, जितने पार्टियों को तोड़ के लाना होगा, उसको पार्लियामेंट के अंदर एक रिक्वायर्ड संख्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, उसको वो मैनेज करने में लगे, चाहे कितना भी थोड़ा सा इंक्लूड करूंगा मैं। क्या आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट इकोनॉमी भी करता है, क्योंकि आखिरकार तो जेब जो है खाली लोगों के ही हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट ट्रेडिंग में काफी ज्यादा रुपया इन्वॉल्व है, उसमें मंदिरों की भी बात की जा रही है कि 200 करोड़ के जो है मामला पेश आ रहे हैं। कहाँ पर आप जाओगे? 12 साल से नोट छापने वाली मशीन भाजपा बनी है। कौन सा काम देश का बड़े से बड़ा काम है जो अडानी अंबानी को नहीं गया? ठेकेदार है वो, ठेका ले ले, एक ज़ाब्ते के तहत ले ले, किसी को इनकार नहीं है, मगर उनके लिए ज़ाब्ते चेंज किए जा रहे हैं, उनके मुवाफिक टेंडरों को बनाया जा रहा है ताकि देश में इनके अलावा और कोई व्यक्ति उभरे ना
और वो फैसिलिटेट करने के पीछे पैसा भाजपा को मिल रहा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और अनाप शनाप पैसा जो पार्टी आज से 10 साल पहले 100 करोड़ पर थी, आज वो 15,000 करोड़ अकाउंट में दिखा रही है। तो कहाँ से आता है ये पैसा? साथ में जो ईडी सीबीआई का डर बिजनेसमैन को, जिनको रात को फोन जाता है, अगर इतना आपने पे नहीं किया तो आपको ये हालत होगा। ये पहले देश ने कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे, मगर इस तरह का पहले कभी देश में नहीं हुआ। तो इसके लिए देश को खड़ा होना पड़ेगा। और खासकर जो आपका सेक्टर है, मीडिया का सेक्टर है, ब्लैक को ब्लैक दिखाना पड़ेगा और वाइट को वाइट। अगर वाइट को भी ब्लैक दिखाओगे और ब्लैक को भी वाइट दिखाओगे तो फिर अपोजिशन कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है, क्योंकि अपोजिशन कमजोर पहले जो वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी साहब ने, उसके बाद और जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, क्यों वोट तो चोरी उसके के बाद भी सीट चोरी अब हो रही है। काफी ज्यादा कम हुई। वोट चोरी के बाद सीधे वोट चोरी पर आ गए, जो मैंने बता दिया। उनको राज्यसभा लोकसभा नंबर किसी भी हाल में बनाने हैं। आप देखो झारखंड में क्या हुआ, आप देखो उससे पहले अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ। कोई रीजन नहीं है मीनाक्षी नटराजन का पेपर कैंसिलेशन का, कोई भी रीजन नहीं। कोई गिवन कानून में ऐसा कहीं नहीं है। आपको वो केस की मेंशन वहाँ एफिडेविट में करना है जो कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका कॉग्निजेंस लिया गया है, जिसका एफआईआर लगा हो, जिसका आपको ये पर्चा कटा हो, कोर्ट में दाखिल हुआ हो। जो सिंपली एक प्राइवेट वकील ने प्राइवेट नोटिस देकर के भेजा है, वो तो कोई मतलब ही नहीं कोर्ट इसमें पेपर में दिखाने का। वो उन्हीं का दिया हुआ पेपर है। वो सिंपल उनको वहां से सीट मैनेज करनी थी, बहाना लिया और टॉप टू बॉटम उसके पीछे लग गए। और ये वोट चोरी के साथ अब सीट चोरी, और अब तो एमपी चोरी, अब तो एमएलए चोरी। तो कहाँ पहले तो आम वोटर को आंख बंद करके आपने अगर अध्ययन किया होगा, अगर आपने रिसर्च किया होगा, आप वेस्ट बंगाल जाइए, आप देख लीजिए। हमारा गुलाम मोहम्मद कई तरह से लिखते हैं, GH भी लिखते हैं, GHULAM भी लिखते हैं, और MD भी लिखते हैं मोहम्मद, MOHD भी लिखते हैं, MOHMAD भी लिखते हैं। तो अगर सर्टिफिकेट में कहीं बर्थ सर्टिफिकेट में MOHD लिखा है, वोटर लिस्ट में इन्हीं के अधिकारियों ने MD मुख्तार लिखा है। इतनी बात को लेकर किसी की नहीं सुनी गई, वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। तो कौन सा इंसाफ है? और पूरे देश को बता दिया कि ये तो बांग्लादेशी है, ये तो घुसपैठिए हैं। 1 करोड़ लोग, जो एवरेज हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 30 से 40 हजार लोगों को पहले से ही चुन के वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। जो मार्जिन वोट होता था, जो बीजेपी के अगेंस्ट का वोट होता था, उनको पहले से ही गला घोंट लिया। तो मगर अभी किसी कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो इसलिए जब तक देश अवेयर नहीं होगा, देश की जनता होशियार नहीं होगी, नौजवान होशियार नहीं होंगे, तब तक अकेला कोई फर्द लड़ेगा तो कैसे करेगा।